एक तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबके विकास पर काम करती है। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों ने बड़े ही सोच समझकर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिनको उम्मीद लगाकर ये बैठे थे कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा। जमीनी स्तर पर भी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर पूरे तरीके से काम किया है, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए हैं। तो क्या ये बागी खेल बिगाड़ेंगे? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि दोनों मुख्य पार्टी में 199 उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर और 200 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर मैदान में हैं। जो नेता सिंबल नहीं ला पाए, ऐसे 35 नेता बागी होकर सिंबल के साथ मैदान में हैं। बीजेपी में 19 सीटों पर बड़े नेता बागी, 5 पूर्व मंत्री। जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत, डिडवाना से यूनुस खान, कामा से मदन मोहन सिंगल, ठंडेला से बंशीधर बाजिया, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया अनुशासित बागी। युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी 7 दिन तक बीजेपी में रहे, अब शिव से निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। कांग्रेस में बागियों की संख्या बीजेपी से थोड़ी कम है। कांग्रेस के 16 बागी नेता लूड़कर नसर से वीरेंद्र बेनीवाल, नागौर से हबीबुर रहमान, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल बागी, सूरसागर से रामेश्वर दाधीच का नाम शामिल। अब जरा चुनाव का अंक गणित समझते हैं। पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच महज 0.5% वोट का फासला था, या यूं कहें करीब 1.5 लाख वोटों ने दोनों पार्टियों के बीच 27 सीटों का फासला कर दिया था। यह आंकड़ा दर्शाता है कि चुनाव कितना नजदीक था। 9 सीटें ऐसी थी जहां 1000 वोटों से भी कम की हार जीत हुई। 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। 29 सीटों पर हार और जीत का फैसला 1000 से 5000 वोटों से हुआ। 13 बीजेपी के पास, 9 कांग्रेस के पास, 3 निर्दलीय और 4 अन्य के पास गए। राजस्थान में 53 सीटों पर कभी कांग्रेस नहीं जीती। 2 बार उनकी सरकार आ चुकी। 19 सीटों पर बीजेपी 3 बार से चुनाव नहीं जीती। आखिर में एक लाइन से अगर इस चुनाव को समझा जाए तो पिछली बार एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अनफाउंडेड एंगर से 90 विधायकों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब की बार विधायकों के खिलाफ वेल फाउंडर एंगर की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो क्या बागी नेता निर्दलीय होकर इस बार खेल बिगाड़ेंगे? इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता है सुमित श्रीमाल, कांग्रेस नेता मोहिंदर प्रकाश और राजनीतिक विश्लेषक मनराज गुर्जर मेरे साथ में। आप सभी का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत मनराज जी आप ही के साथ में करूंगी। जिस तरीके से जमीनी स्तर पर कहा गया था कि सभी की तरफ से जो भी बागी हुए हैं कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में बीजेपी की तरफ से 19 ऐसे नेता रहे हैं जो बागी हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से 16 है। तो क्या लगता है इस बार क्या राजस्थान में ये जो बागी नेता हैं क्या ये खेल बिगाड़ेंगे? बिल्कुल पंकज जी, देखिए राजस्थान के चुनाव को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जमीनी स्तर के जो नेता थे, जो पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, उन नेताओं के साथ पहले भी इन राजनीतिक पार्टियों ने दुर्व्यवहार किया, उनका टिकट काट दिया और अपने जातीय समीकरण और बाहरी कैंडिडेट्स को लाकर उनकी जगह टिकट दे दिया। ये एक बड़ा भयानक, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक भयानक कदम साबित होता है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने स्तर पर इस प्रकार का व्यवहार किया है। आप देखेंगे कि आंध्रा से आने वाले गौरव वल्लभ को टिकट दिया जाता है, जबकि उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है।
उसके साथ ही जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जैसे नरेश मीना हो गया और ऐसे और भी कई सारे, रविंदर सिंह भाटी हो गया, और कांग्रेस पार्टी में भी आप देखेंगे बीजेपी में यूनुस खान है, और ऐसे कई सारे नेता जो इस स्तर पर थे, जिनका अपना राजनीतिक रूट है, जो लगातार जनता के बीच में थे, उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ पंकज जी, कि ये नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, ये केवल अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों को, समर्थक नेताओं को टिकट नहीं दिलवा पाए थे, तो उसके बाद उन्होंने बाहर से उनका सपोर्ट किया और वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री पद की बात आई तो मुख्यमंत्री के पद में उन लोगों ने अशोक गहलोत का साथ दिया। और इस बार सचिन पायलट ने भी यही किया है। आप देखेंगे सचिन पायलट के जितने भी समर्थक उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को उन्होंने मैदान में उतारा है और उनको कहा है कि आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय चुनाव लड़िए, और देखिएगा जब मुख्यमंत्री पद की बारी आएगी तो ये फिर हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये निर्दलीय जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो पार्टी के आधिकारिक या घोषित प्रत्याशी हैं, उनका खेल तो बिगाड़ ही रहे हैं। साथ ही लेकिन इनके साथ ये चीज देखनी होगा, क्योंकि ये रात दिन जनता के बीच में रहे हैं, जनता की समस्याओं को जाना है, जनता के हितों की बात की है, जनता के मुद्दों को उठाया है। और जब कोई भी आदमी आप देखिए कि अगर जनता के बीच में होता है और जनता के काम करता है, तो जनता उसको सराखों पे रखती है। मुझे लगता है कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों से जो बागी उम्मीदवार इनके खेल बिगाड़ेंगे, और मुझे लगता है इस बार भी राजस्थान की विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी मात्रा में चुनकर आएंगे। ठीक है मनराज जी, वापस लौटूंगी। कांग्रेस नेता मेरे साथ में मोहिंदर जी भी जुड़े हुए हैं। मोहिंदर जी, पिछली बार की तरह क्या इस बार भी जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, खुद मनराज जी भी बोल रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर एक हैं और बाहरी तौर पर देखा जाए तो समर्थन को करने के लिए, इस दौरान समर्थन जुटाने के लिए उन नेताओं के टिकट काटे गए हैं, ताकि फिर से जैसे पिछली बार हुआ था कि पूर्ण बहुमत से ना बीजेपी आई थी और ना ही कांग्रेस आई थी, और इस दौरान जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई और जब पार्टी की सत्ता की बात आई तो वो सब एक नजर आए। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके का समीकरण है क्या? जी पंकज यादव जी, मैडम, ये जो हमारे साथी हैं, इन्होंने राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी कह दी जो कि कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी खास तौर पे या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना बहुमत या अपनी सरकार बनाने के लिए इस किस्म की हरकतें कभी नहीं करती। तो इसका दिक्का एक्सेप्शन हो सकता है। अब इन्होंने राजेश पायलट जी का नाम लिया कि उनके जो समर्थकों को टिकट नहीं मिले तो उन्होंने निर्दलीय उतार दिया उनको। क्या ऐसी बातें छुपी रह सकती है कि पार्टी विरोधी गतिविधि कोई आदमी जो चीफ मिनिस्टर के लिए आ रहा हो, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हो, जो इतना जुझारू नेता हो, क्या ऐसी हरकतें करेगा? कभी भी नहीं और कदापि नहीं। जहां तक ताल्लुक है, एस्पिरेशन हर नेता की इलेक्शन लड़ने की होती है, लेकिन पार्टी का एक अपना आकलन होता है। जो एमएलए काम कर चुके होते हैं उनके प्रति भी आकलन होता है। जिसकी छवि नहीं ठीक होती उसको उतारा जाए या ना जाए, पार्टी दोबारा उसके ऊपर एक आकलन करती है, चिंतन मनन करती है। उसके बाद भी जो है ये डिसाइड किया जाता है कि किसको लड़ाना है, किसी और को लड़ाना है। और कांग्रेस पार्टी का तो आपने अखबारों में भी देखा होगा, हम तो पार्टी के अंदर भी जानते हैं कि 360 डिग्री हर कैंडिडेट का जो है वो आकलन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। हर तरह से रिपोर्ट ली जाती है कि भाई ये आदमी जातिगत में है, काम में कैसा है। अल्टीमेटली तो काम ही काम आएगा ना मैडम। आपकी जाति से या किसी चीज से कोई आदमी नहीं जीतता। वो एक मजबूरी होती है कि किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित सीट है तो वहां वो लड़ेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीतती ज्यादा है, 70 साल से राज किया है, और आज वातावरण पूरा का पूरा राजस्थान में अशोक गहलोत जी के साथ है। तो मोहिंदर जी, क्या इस बार जो टिकट दिए गए हैं, क्या वो इस मुद्दे को लेकर भी या इस वजह से भी टिकट दिए गए हैं कि जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है उनके टिकट काट दिए गए हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन छवि नहीं होती। हाँ। चाहे आप कितने भी बड़े नेता हो, आपका नाम कितना भी हो, लेकिन अगर लोगों में छवि नहीं है, देखिए हर बार नए वोटर भी जुड़ते हैं। यंग जो लड़के आते हैं वोटर के रूप में, उनकी भी इंस्पिरेशन होती है और वो ज्यादा ये देखते हैं कि मेरे लिए किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। इसलिए ये जो आकलन है इनका बीजेपी में जरूर है, बहुत ज्यादा भगदड़ है, बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी है, क्योंकि वहां तो मोदी जी के सिवाय किसी की चलती नहीं। मोदी जी और अमित शाह ने जिसको कह दिया उसको लड़ाया जाएगा, वरना नहीं। वसुंधरा राजे जैसी को भी टिकट लेने के लिए हाथ जोड़ने पड़े, ये पब्लिकली सबने देखा है। बीजेपी और मोदी जी पूरे देश से बहुत जल्दी गायब होने वाले हैं। जो रावण की लास्ट नाइट में एक गाना था ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो अब इनके लिए एक एक दिन एक एक रात भारी होती चली जा रही है और मोदी जी वही गाना सब जगह गा रहे हैं। लेकिन मोहिंदर जी, मैं आपको बसेड़ी से बताती हूँ, आप ही के खेमे के रहे हैं, सचिन गुट के रहे हैं, जो खिलाड़ी लाल बैराव हैं, उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये भी लगाया है कि टिकट बेचे गए हैं इस बार कांग्रेस में और यही वजह रही है कि जिन लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर।
मैडम देखिए, जब पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होता है, जिसने पार्टी को एक एमएलए के तौर पे सर्विस दी हो और पार्टी ने उसे एक नेता बनाया हो, जिसने पार्टी ने उसको एमएलए का टिकट देकर जिताया हो, पार्टी ने जिसे मंत्री बनाया हो, अगर ऐसे आदमी को वंचित किया जाता है तो कोई कारण होता है, तो उसे चुपचाप एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह से सहनशील होना चाहिए। न जाने हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो टिकट लेना चाहते हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो कैपेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक को तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो वो आकलन जब पार्टी लेकिन मोहिंदर जी, यहाँ पर ये भी है ना, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सचिन गुटका हूं और इसी वजह से मेरा टिकट काटा गया है, जो बेचने का भी वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या जो दो खेमे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्या ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है क्या टिकट बांटने के दौरान गुटबाजी जो है वो नजर आ रही है क्या? और इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं ना वो आपकी पार्टी पर। देखिए, राजस्थान में सिर्फ एक ही गुट है, वो है कांग्रेस। कोई सचिन पायलट ग्रुप नहीं है, कोई गहलोत जी ग्रुप नहीं है। कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हाईकमांड डिसाइड करता है दिल्ली में टिकट किसको देनी है, किसने नहीं देनी। वो न तो सचिन पायलट के आकलन को देखता है, ना वो गहलोत जी के आकलन को देखता है। वो आकलन देखता है अपना, जो विभिन्न स्रोत से आता है, उसी के आधार पर टिकट दिए गए हैं। और आप यकीन जानिए, जब राजस्थान का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ठीक है मोहिंदर जी, वापस लौटूंगी। मेरे साथ में सुमित जी भी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, एक तरफ तो जिस तरीके से बीजेपी पूरे दमखम के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान 19 ऐसे नेता रहे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है, वो भी दिग्गज नेता बीजेपी के, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने जमीनी स्तर पर 4.5 साल में पूरे जमीनी स्तर पर जनता के बीच में गए हैं, वहां पर अपने प्रचार प्रसार पूरे तरीके से किया। लेकिन जब विश्वास की बात आई है पार्टी की, तो उन्होंने उसे उन लोगों को दरकिनार कर दिया। झोटाबाड़ा से भी राजपाल सिंह शेखावत है, एक जाना माना चेहरा है बीजेपी का, उनको टिकट नहीं दिया, बगावत पर उतर आए हैं। तो क्या इस दौरान नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, सत्ता का खेल है, रहता है, लेकिन मैं सबसे पहले तो हमको देखना पूरी जो सरकार रही उसने किया। और आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति पिछले 5 वर्षों, जैसा जी मोहिंदर जी कह रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में लगातार ये आपस की कुर्सी के खेल, लड़ाई के खेल में लगे रही है। और ये कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी तो पिछले 5 सालों से ही कांग्रेस में चल रही है। आप देखिए ना, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी आपस में 5 साल से लड़ते रहे और इनके ही नेता इनके खिलाफ होते गए। और आप जैसा कह रहे हैं कि राजपाल जी के लिए, और तो ये एक सामान्य प्रवृत्ति है कि हर व्यक्ति सत्ता चाहता है। और उसकी जगह आज बिल्कुल झोटवाड़ा से हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो हैं सांसद रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है और निश्चित रूप से उनको भी आगे पार्टी में बिल्कुल जोड़ा जाएगा। और आप लेकिन दूसरी ओर देखिए कि कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता और काफी सारे नेता जो उनको लग रहा है कि अब ये कांग्रेस का ये जो आपने यहाँ पर एक चीज बोली है कि पार्टी से जोड़ा जाएगा, ठीक है। अभी कुछ समय पहले मनराज जी भी यही जिक्र कर रहे थे कि जो निर्दलीय हैं, जो बागी हुए हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आते आते जो पार्टी से नाराज है वो पार्टी में आ सकते हैं। एक अलग से समीकरण, चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, वही चीज आप बोल रहे हैं कि मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्या चुनाव जीतने के बाद उन्हें मनाने की कोशिश करेगी बीजेपी, जैसे कि अभी आपने बयान दिया, अभी आपने अपनी बात रखी? पंकज जी, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मनाने की बिल्कुल कुछ नेता मान भी गए हैं और निश्चित रूप से मान जाएंगे। मैंने आपको बताया कि एक सामान्य सी प्रवृत्ति है, एक मानव प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति सत्ता चाहता है। तो ये हर साल जब भी चुनाव होते हैं तो हर बार ऐसा होता है। लेकिन आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, वो सभी कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। और ये सभी नेता जो आज इतने वर्षों से दिग्गज हैं, जो पॉलिटिक्स जानते हैं, तो ये भाजपा का दामन इसलिए थामते हैं कि इनको मालूम है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान की क्या स्थिति करके रखी और परिणाम जनता के सामने, चाहे इसे आपको भ्रष्टाचार में देख लीजिए, चाहे महिला उत्पीड़न में देख लीजिए, चाहे पेपर लीक में देख लीजिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप पेट्रोल की महंगाई में दर में देख लीजिए, मंडी टैक्स की में देख लीजिए। यहाँ हर तरीके से स्थिति राजस्थान की आज बिल्कुल धराशायी हो गई है, बिल्कुल स्थिति खराब है। तो उन सभी को देखते हुए इनके कांग्रेस के नेता, जैसे सुमित जी सुनिए, ये जो युवा नेता थे रविंद्र सिंह भाटी, वो 7 दिन तक मात्र बीजेपी में रहे, बीजेपी का दामन थामा। आपने सही कहा कि कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए, मात्र 7 दिन, वो भी बागी तौर पर आए। यानी कि फिर उनका विश्वास जो था, जिस विश्वास के साथ में बीजेपी में आए थे, वो विश्वास नहीं रहा। 7 दिन के अंदर ही विश्वास टूट गया उनका और बागी बन गए। मैं ये कहना, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ सब अपना एक बिल्कुल अनुशासन के साथ एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो इसके साथ में रहेगा। और आपने देखा कि 99.99% लोग साथ में रहते हैं।
और बिल्कुल इस अनुशासन के साथ कार्य करते हैं। लेकिन हो सकता है कई बार लेकिन क्या रविंद्र जी आए थे बीजेपी में तो कुछ तो उनकी बात हुई होगी, उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ चीजें सोच के तो आए होंगे, कुछ दिमाग में तो चला होगा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, मुझे हो सकता है टिकट मिलेगा, मैं जीतूंगा। और जैसे कि बीजेपी हमेशा से कहती है सबका साथ सबके विकास वाली बात करती है, तो क्या 7 दिन के अंदर ही पूरी चीजें इतनी बदल गई कि वो बागी बन चुके हैं, या फिर ये एक बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? क्या कहें? यही कहना चाहूंगा कि एक मानव प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति जहां सत्ता आती हुई दिखती है, जिन नेताओं को लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, तो उनको लग रहा था बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी में हम आएंगे और यहाँ सत्ता मिलेगी। लेकिन फिर बताया कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी यहाँ का एक सिस्टम है। अब उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, कई लोग उसको सेट हो पाते हैं और कई लोग नहीं हो पाते। हो सकता है कि इस बार बीजेपी में जो आए हैं शायद उन्हें बीजेपी ना समझ पाई हो या बीजेपी नहीं समझा पाई हो, और हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैठ के पछतावे वाली चीजें हो रही हैं कि काश हम कांग्रेस में रहते तो कम से कम ये जो बागी वाला जो हमारा रूप है वो नहीं देख पाते, और बीजेपी में आकर जो है कि पूरे तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं खुद को, कुछ इस तरीके की? ऐसा नहीं है पंकज जी, क्योंकि मैंने आपको फिर दोबारा बताया कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल वापस लौटूंगी आपके पास है। मनराज जी, क्या लगता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बीजेपी के भी जो बड़े विधायक रहे हैं, राजपाल सिंह शेखावत मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, यूनुस खान है एक बड़ा चेहरा बीजेपी का है जिन्होंने की 2 बार जीत भी दिलाई है, और पहले ही ऐसे मंत्री रहे हैं जो, अगर राजस्थान में मुस्लिम पक्ष की मैं बात करूं तो वो पहले मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने बीजेपी का 2 बार उन्हें जीत भी दिलाई है, 4 बार से वो चुनाव भी लड़े हैं। लेकिन बात इस दौरान करें, ये जो सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है कि जैसे पहले भी आपने बोला था, आखिरकार ये समीकरण जो है राजस्थान किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि हाईकमान इनका हाईकमान नहीं, इनका कठपुतली कमान है। इनके हाईकमान को आंख दिखाने वाले एक ऐसे नेता को इन्होंने वापस टिकट दिया। यहाँ राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री की पोस्ट मुझे नहीं छोड़ रही है, और इनका हाईकमान कुछ नहीं कर पाता है। तो ये तो एक दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि एक परिवार की पार्टी है ये जनता की पार्टी नहीं है, और इसका नुकसान इनको उठाना भी पड़ता है। दूसरी बात, राजस्थान के समीकरणों को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक मोर्चे पे तारीफ करना चाहूंगा कि इनका संगठनात्मक ढांचा जो होता है वो एक डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है। क्या आपको लगता है रविंदर सिंह भाटी ऐसी पार्टी में शामिल हो गया? रविंदर भाटी को कहा गया आपको शिव से टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब शिव के भाजपा के संगठन के जिलाध्यक्ष और सबने विरोध किया तो पार्टी ने टिकट काट दिया कि संगठन से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज है, और फिर रविंदर सिंह भाटी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। रविंदर सिंह भाटी की राजनीति खराब कर दी, उसके साथ बीजेपी का एक लाछन लग गया कि बीजेपी के साथ जुड़ के आप निर्दलीय वो जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मैसेज देने की कोशिश कर दी है कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। लेकिन देखिए, जो यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, और आप कहेंगे कि जो पहले इनके पूर्ण सत्ता टिकट कर पार्टी ने ये मैसेज भी दे दिया है कि पार्टी में आला कमान ही सब कुछ है। आला कमान की वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी में दिखेगी। यहाँ पर देखिए, टिकट देने से पहले कितने टाइप ऑफ सर्वे होते हैं। कांग्रेस पार्टी में सर्वे को रिपोर्ट को फेंक दिया गया और सर्वे रिपोर्ट के विपरीत जाकर सारी टीकें विस्तृत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये को उनकी बिल्कुल मनराज जी, आवाज नहीं आ पा रही सही से, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से आपकी आवाज ठीक हो जाए। मोहिंदर जी, क्या जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, खुद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता, वो भी आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि मनराज भी लगा रहे हैं और सुमित जी भी कांग्रेस पर साफ तौर पर, कि आला कमान की बात करते हैं, कहीं पर नजर नहीं आते, क्या कहेंगे इस पर? मैं मनराज गुर्जर जी से पूरे मान सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि या तो आप एक बात कहिए कि आला कमान परिवारवाद से ग्रसित है, कांग्रेस एक आला कमान की जनपद की चलती है, या फिर ये कहिए कि आला कमान की नहीं चलती और जो है अशोक गहलोत अपनी चला लेते हैं। ये कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, किसी एक पार्टी के नाम पे हो तो फिर बीजेपी के नाम से आप आ जाइए। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे साथी बीजेपी के जो कह रहे हैं, देखिए, एक ही आदमी की जगह होती है हिटलर की, जहाँ पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान रहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की।
मोदी जी ने देख लिया, ये जो इनके एमपी थे राठौर साहब और दूसरे, इनको राज्यों में भेज दिया क्योंकि ये एमपी बनने लायक ही नहीं है। इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि एमपी के तौर पर दोबारा जीत सकें। और एमएलए बन की जगह पर इसलिए भेजा कि जो एमएलए वहां इनके थे या तो थे ही नहीं, और जो थे वो इतने नकारा थे कि उन्होंने इन एमपीओ को वहां भेजा है। ये साफ तौर पर मोदी जी का एक पूरा आकलन है अपने प्रति कि मेरी पार्टी भी हार रही है, मैं भी हार रहा हूं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए, कल किसी चीफ मिनिस्टर ने बिहार के ने कुछ कहा, मोदी जी उस पर बोल रहे हैं राजस्थान में। अरे भाई, राजस्थान में क्या लेना देना? मोदी जी बोल रहे हैं कि साहब मैं अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को जो है दोबारा खाना महिलाओं का अपमान करेंगे, तो महिलाओं का अपमान करेंगे तो क्यों भारत का प्रधानमंत्री उस पर कमेंट नहीं करेगा? वो राजस्थान का मुद्दा नहीं है। कमेंट करेगा उस पर? भारत का प्रधानमंत्री तो दुनिया की पता नहीं कितनी चीजों पर कमेंट करता है ना। इजराइल ना चाइना सुनता है ना। मोहिंदर जी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, या मर्यादित शब्दों के साथ में प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं, करता है या करते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि बिल्कुल एक लहजे के साथ में चर्चा चले। मान सम्मान के साथ बिल्कुल मोहिंदर जी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सबके हैं, एक मर्यादित पद है उनके पास में। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो हैं, अब उनके पास कोई किसी राज्य में शब्द नहीं। मिजोरम वो गए नहीं। अगर आप और लेडीज का इतना सम्मान करते हैं, औरतों का सम्मान करते हैं, तो मणिपुर का और मिजोरम का आपने दौरा तक नहीं किया। आप इलेक्शन जहां हो रहा है वहां 15 दफा जाते हैं, पहले भी जाते हैं, बाद में भी जाते हैं। मणिपुर और मिजोरम तक आप गए नहीं। मोहिंदर जी मुद्दे से नहीं भटकते हैं, राजस्थान में ही रहते हैं, राजस्थान की चर्चा है। मनराज जी सुन लीजिए, मनराज जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ठीक है मनराज, यही लोकतंत्र है कि कोई सहन करने की ताकत भी रखे। अगर सोनिया गांधी के प्रति किसी ने नाराजगी प्रकट की थी, बिल्कुल लोकतंत्र है। राजगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जौहरीलाल मीणा है वो निर्दलीय हो चुके हैं, पूरी तरीके से बागी, और एक अच्छा वर्चस्व उनका वहां पर रहा है। तो आखिरकार उनको किस तरीके से मनाएंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम तो मनाने जा रहे हैं अपने जो भी बागी हैं उनको, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोशिश है? मैडम, हर इलेक्शन अगर आप देखें यादव जी, हर इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार आते हैं, उन सबको मना लिया जाता है, और अंत में सारे के सारे लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, एस्पायरेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, और लोग काम करने वाले भी ज्यादा हैं, क्योंकि 70 साल की पार्टी जो पुरानी हो उसके कार्यकर्ता भी होंगे। और कार्यकर्ता देखिए, सबको टिकट नहीं मिलती, बाकी लोग साथ साथ चलते रहते हैं, छोड़ के कोई नहीं जाता। कभी ना कभी आदमी को एस्पिरेशन होती है कि इस समय तो मुझे टिकट मिलना चाहिए भाई, और सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। लेकिन यकीन जानिए और विश्वास रखिए, लेकिन जब जीत जाते हैं तो पार्टी उनको अपने पास खींचने की कोशिश करती है, तो ये भी तो एक रणनीति के तहत ही है ना। फिर मोहिंदर जी, आप कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश करेंगे, जीतेंगे, क्योंकि एक सीट से एक बार कांग्रेस की तरफ से मांगीलाल मीणा जी हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ही जौहरीलाल मीणा जी भी बागी हो चुके हैं, और बीजेपी की तरफ से ये बन्नाराम मीणा है। तो मतलब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो, या जहां पर जिन सीटों पर कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों की अगर मैं बात कर लूं, एक निर्दलीय हैं और दूसरे पार्टी की तरफ से, वैसे बीजेपी की में भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ये सब रणनीति के तहत हो रहा है? यही सवाल है सबसे बड़ा। नहीं कि क्या बागी जो हो चुके हैं, क्या खेल बिगाड़ेंगे या फिर उस पार्टी को फिर से लेके आएंगे, चाहे कांग्रेस हो, सब वापसी करेंगे, या फिर बीजेपी है उसे सत्ता पर बैठाएंगे? देखिए मैडम, एक सीधी सी बात में 2 लाइन बोलना चाहता हूं। बिल्कुल। पिछली परिस्थिति विशेष होती है तो उसके हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। जब हमारी पार्टी का मेजोरिटी इतना होगा कि किसी निर्दलीय की आवश्यकता नहीं है, तो पार्टी क्यों किसी निर्दलीय की तरफ देखेगी? जब आवश्यकता थी कि मेजोरिटी मार्क लेने के लिए आपको निर्दलीयों की लेने की जरूरत थी, तो उस समय ली गई। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, विशेष परिस्थिति में विशेष निर्णय लिए जाते हैं, तो इसको जोड़कर मत देखिए। इस बार कांग्रेस पार्टी की इतनी मेजोरिटी आने वाली है कि किसी निर्दलीय क्या किसी बाहर के आदमी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे हम दिख रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति हुई। 19 ऐसे रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से बागी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में सत्ता की तरफ चले जाए और बीजेपी जिन चीजों को लेकर आ रही है, जिन चीजों को विकास की बात कर रही है, कहीं ऐसा ना हो ये आपके लिए नुकसान भरी खबर हो सकती है? जी बिल्कुल पंकज जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तो वहां होगा जहां पर पार्टी हार रही होगी। जैसा कि मोहिनींद्र जी बोल रहे हैं कि आप देखिए 2013 में भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और ये सत्ता से बाहर हो गए थे, और 2018 में भी नहीं मिला था, और 2023 में निश्चित रूप से इनके खुद के नेता कहीं इनकी एक फॉर्च्यूनर जितने इनके मंत्री रहेंगे,
आप देखिए, क्योंकि पूर्व 5 साल में इन्होंने जो स्थिति करी है, आप देखिए युवा बेरोजगारी की स्थिति लगातार पूरे देश में इतिहास रच दिया इन्होंने। 17 बार लगातार पेपर लीक हुए। राजस्थान के 70 लाख युवाओं को जो हताहत हुई है, मैं समझता हूं कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी होते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ लोग उससे परेशान हुए हैं। तो इसका परिणाम इनको अभी भोगना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं वहां की बात, दूसरी स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की महिला स्थिति तो देख लीजिए कि यहाँ पर लगातार बलात्कार में जो राज्य नंबर 1 पर आ गया है। आप देखिए, एक बच्ची से बलात्कार करके भट्टी में भून दिया जाता है। एक कांस्टेबल द्वारा नया मामला है जो एसीबी की धौंस देकर के बच्ची 21 साल की मणिपुर पर बोलिए, मणिपुर पर चुप क्यों हैं? और इन खुद के कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो ये स्थितियां आप देखिए, जवान पर क्या ताला लग जाता है, मणिपुर का नाम आता है तो पकड़ में आया। मणिपुर पर इसके जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजस्थान में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इस दौरान निर्दलियों की, तो बीजेपी की तरफ से 19 ऐसे बागी नेता रहे हैं जो पूर्ण रूप से अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी 16 ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर यह दावे किए हैं कि जमीनी स्तर पर हमने काम किया, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनके टिकट को काट दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो बागी नेता उनमें से कुछ का यह भी आरोप है कि इस बार जो टिकट दिए गए हैं वो टिकट दिए नहीं गए हैं, वो टिकट बेचे गए हैं। और इन सभी का को लेकर जो है अब दोनों ही पार्टी की तरफ से जो बागी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन तो क्या ये जो बागी मैदान में उतरे हैं ये अपनी अपनी पार्टियों को इस दौरान सत्ता में काबिज रहने के लिए उनकी मदद करेंगे, या फिर एक बार फिर से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात करें कि एक तरफ निर्दलीय हो जाएंगे, एक तरफ बीजेपी हो जाएगी और एक तरफ कांग्रेस हो जाएगी, किस तरीके का चुनाव जो है वो राजस्थान में नजर आएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।